गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में हमने रेट ऑफ रिएक्शन तक डिस्कस कर लिया था उस दिन लाइव क्लास में। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सो किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट या स्पीड या काइनेटिक्स को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट फैक्टर इज़ नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स कैसे अफेक्ट करता है रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन को, कि जैसे कोई रिएक्शन कोई रिएक्टेंट जो ऐसे होते हैं जिनकी वजह से रिएक्शन की स्पीड फास्ट होती है, कुछ रिएक्टेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से रिएक्टेंट की पूरी रिएक्शन की स्पीड कम होती है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का एग्जांपल लेते हैं, तो जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। नाउ दिस रिएक्शन इज fast, while the reaction of carbon monoxide, this is also oxidation reaction which leads to the formation of carbon dioxide. This reaction is slow. ठीक है, तो ये इनकी काइनेटिक्स ये है कि ये वाली रिएक्शन फास्ट होती है, ये वाली रिएक्शन स्लो होती है। हालांकि दोनों में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एज वेल एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट दोनों में क्या है, सेम है, दोनों में ऑक्सीडेशन हो रही है, लेकिन ये रिएक्शन फास्ट है, ये रिएक्शन स्लो है। ऐसे ही अगर हम H2 और Cl2 इसकी बात करें, इसमें हमारे पास 2HCl बन रहा है प्रोडक्ट, ठीक है, और दूसरा हम H2 और Br2 की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास बन रहा है 2HBr। तो अब ये वाली रिएक्शन फास्ट होती है और ये वाली रिएक्शन स्लो होती है, ठीक है। तो अब ये ऐसा क्यों होता है, सब में नंबर ऑफ मोल्स दोनों रिएक्शन में सेम है, दोनों में प्रोसेस भी सेम है, तो ऐसा क्यों है, रिएक्टेंट बदलने पे रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बदल जाती है, ऐसा क्यों होता है, डिपेंडिंग अपॉन द, ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। कि अगर रिएक्टेंट वेरी करेंगे तो उनमें क्या वेरी करेंगे, एटम्स वेरी करेंगे, एटम्स वेरी करेंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ वेरी करेगी, और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ वेरी करेगी तो उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, और जब डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी अकॉर्डिंगली वेरी करेगी, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स बॉन्ड स्ट्रेंथ वेरीज, ठीक है, एंड एज वेल एज डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी उनको सप्लाई करनी पड़ेगी उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, रिएक्टेंट के बॉन्ड्स ब्रेक करने पड़ते हैं तो उसके लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, और प्रोडक्ट बनते हैं तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होती है। तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी हर रिएक्शन में, डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, उस बेसिस पे कोई भी रिएक्शन क्या होती है, फास्ट होती है या फिर स्लो होती है, ठीक है। तो ये हम इसका रीज़न दे सकते हैं। नाउ नंबर 2 इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट, कि कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करती है। सेकेंड फैक्टर इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट। देखो, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगी उतनी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। तो इसका मतलब जब स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में रिएक्टेंट टाइम इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, मैक्सिमम। तो उस टाइम पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा फास्ट होगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ने लगा, टाइम हमारे पास क्या हो गया, 5 सेकेंड, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, कंपैरेटिवली इससे क्या हो जाएगी, स्लोअर हो जाएगी, ठीक है। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of reactant. Now
Now we plot a graph between concentration of reactant वर्सेस टाइम। ठीक है, तो जब टाइम कम था यानी ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, उस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मैक्सिमम थी। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होने लगा तो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता गया, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने लगी। ठीक है, तो इस तरह का हमें ग्राफ मिलेगा। सेम हम ये भी बोल सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होने के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होने लगी। सो रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नाउ अगर रिएक्टेंट्स जो हैं वो गैसियस हैं, अगर रिएक्टेंट गैसियस होंगे तो प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा, प्रेशर कंटेनर पे हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज होंगे तो उससे क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज होंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी ओवरऑल। अगर ओवरऑल कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इस रिएक्टेंट में ऊपर से एडिशनल एक्सटर्नली और रिएक्टेंट ऐड कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दिस। नाउ थर्ड फैक्टर which affects the rate of a chemical reaction is temperature of the system. Now on a rate of a chemical reaction is directly proportional to temperature. टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन 100% इंक्रीज होगी ही होगी। ठीक है, कुछ रिएक्शंस तो ऐसी होती हैं जो बिना इलेक्ट्रिक स्पार्क या बिना टेम्परेचर के इनिशिएट ही नहीं होती। फॉर एग्जांपल द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बिना इलेक्ट्रिक स्पार्क के इनिशिएट ही नहीं होती, उसको थोड़ा टेम्परेचर चाहिए ही होता है। ठीक है, नाउ experimentally it is calculated that on increasing temperature by 10 degree Celsius or 10 Kelvin the reaction the rate of a reaction increases 2 or 3 times, 2 या 3 गुना इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इस फैक्टर को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। दैट इज ऑल्सो नोन एज थीटा 10। दैट is defined as the ratio of rate constants of two reactions which differ by a temperature difference of 10 degree Celsius। ये दो रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की वैल्यू है। ठीक है, इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट ये उस रिएक्शन के रेट कांस्टेंट है जिस पे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, ये उस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है जिसका टेम्परेचर इससे 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट और थीटा 10 की वैल्यू क्या आएगी, 2 और 3। ठीक है, तो ये चीज़ है इसमें। ऐसा होता क्यों है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट इंक्रीज़ होती है, तो ये हम किसके बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे, कोलिजन थ्योरी के बेसिस पे। सो एक्सप्लेनेशन ऑफ
explanation of effect of temperature on rate of reaction on the basis of collision theory। ठीक है, तो इसका आंसर किससे देंगे हम? कोलिजन थ्योरी के बेसिस पे। कोलिजन थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है? कोलिजन थ्योरी एक्सप्लेन्स द कोलिजन्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, अब कोई सिस्टम रखा है, उसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रखे हैं, उनमें वो आपस में क्या कर रहे हैं? कोलाइड कर रहे हैं। अब ज़रूरी तो नहीं है हर कोलिजन की वजह से केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। जो इफ़ेक्टिव कोलिजन होंगे उनकी वजह से क्या हो जाएगी? केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। ओनली इफ़ेक्टिव कोलिजन बिटवीन द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स लीड्स टू अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, only effective collision between the colliding molecules leads to a chemical reaction। अब कौन से कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन होंगे? अगर दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो उनका कोलिजन इफेक्टिव होगा या नहीं होगा, ये कैसे पता लगेगा? उनका कोलिजन तभी इफेक्टिव होगा जब उनकी एनर्जी एक सर्टेन मिनिमम एनर्जी जितनी होगी या उससे ज़्यादा होगी। When the two colliding molecule possesses energy equal to certain minimum energy or greater than that, तभी उनका कोलिजन क्या होगा? इफेक्टिव होगा। ठीक है, और इस सर्टेन मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। दिस सर्टेन मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर colliding molecules to make a chemical reaction is known as threshold energy। So threshold energy is defined as the certain minimum energy which is required to make a collision effective so that it can lead to a chemical reaction। तो अब हम इसको एक ग्राफ से देख लेते हैं। जैसे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज का कर्व पढ़ते हैं ना, वैसे ही हम इसमें मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज का कर्व पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स प्लॉट करेंगे, यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो इनका जो ग्राफ आएगा कुछ वो इस तरह से आएगा। Now the energy possessed by maximum fraction of molecule is known as most probable kinetic energy। ठीक है, now this is the threshold energy। this is threshold energy। ये वो सर्टेन मिनिमम एनर्जी है जो अगर कोलाइडिंग मॉलिक्यूल के पास होगी तो उनका कोलिजन इफेक्टिव होगा और उसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होगी। सो दिस शेडेड एरिया डिफाइंस द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर दैन थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, अब अगर हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखें इस ग्राफ पे तो वो क्या होगा? दैट इज़ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। तो ये तो टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस पे हो गया और ये
T+10 पे हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे तो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे है, दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, और इसमें मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे है। दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी फॉर T+10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू तो देख रहे हैं आप, डिक्रीज़ हुई है, कितनी डिक्रीज़ हुई है, इतनी डिक्रीज़ हुई है। बट अगर आप थ्रेशोल्ड उन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वैल्यू कंपेयर करें, तो अब इसमें फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम है, ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसेस एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी और ग्रेटर देन दैट, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वो इंक्रीज हुई है, ठीक है। पहले वो इतना था टी टेम्परेचर पे, T+10 करने पे वो शेडेड एरिया अब इतना हो गया है, ठीक है। तो दैट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करने पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पोजेसेस एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी इंक्रीजेज, ठीक है। तो अब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी है या ग्रेटर देन दैट है, अगर वो इंक्रीज हो रहे हैं तो मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इफेक्टिव कोलिजन करेंगे, और अगर मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कोलिजन करेंगे तो उनका कोलिजन क्या होगा, इफेक्टिव होगा, और उनकी वजह से क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगी। तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन, अब जो ये टेम्परेचर इंक्रीज करना है, इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी आता है। नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, कॉन्सेप्ट of activation energy। Now what is activation energy, that we will see through this graph, potential energy versus progress of reaction। These are reactants and these are products। Now this defines the energy of reactant, and this defines the energy of product। एंड इन दोनों का डिफरेंस यानी डेल एच, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू EP माइनस ER, दैट इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। नाउ दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर। Now to make a chemical reaction happen, the reactants have to cross this this threshold energy barrier and then leads to the formation of product। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी है, इतनी ही है, ठीक है। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर कितना है, इतना है, इतनी एनर्जी है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। तो इसको कितनी एनर्जी चाहिए इस थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए, इतनी और चाहिए। इस एनर्जी को
क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, सो द एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्टेंट, सॉरी मिनिमम एनर्जी नहीं बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी इज डिफाइंड एज दैट एक्सेस एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड for the reactant to cross the threshold energy barrier and leads to the formation of products। ठीक है, सो एक्टिवेशन एनर्जी किसके इक्वल होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, सो एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू, एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। अब देखो, जिस भी रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी वो रिएक्शन स्लो होगी, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी। ये आपको ध्यान में रखना है। Next factor which we are going to discuss which affect the rate of a chemical reaction is exposure, presence of a catalyst। Now rate of a chemical reaction is directly proportional to presence of a catalyst। Rate of a chemical reaction is directly proportional to presence of a catalyst। For example, when we talk about a chemical reaction, that is decomposition of potassium chlorate in the presence of MnO2 which act as a catalyst, and we provide also another condition, it leads to the formation of 2KCl and 3O2। ठीक है, so the role of a catalyst is to speed up a chemical reaction without itself being consumed। जो कैटलिस्ट है वो एंड ऑफ द रिएक्शन में फिर से रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, तो इसका मेन काम क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना और स्पीड अप करना। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज हाउ अ कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, द आंसर इज बाय लॉरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, और बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट रिएक्शन पाथवे, एन अल्टरनेट रिएक्शन पाथवे। ठीक है, तो क्योंकि हमें पता है रेट ऑफ द रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी, तो अगर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी और कम हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। नाउ वी विल सी हाउ दिस विल हैपन, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन।
Now see this graph between potential energy versus progress of reaction. This solid line वाला graph shows the reaction for uncatalyzed reaction. This is the threshold energy barrier. ठीक है, तो अब देखो जो कैटलिस्ट है ये कैटलाइज्ड वाला पाथवे है और ये अनकैटलाइज्ड वाला पाथवे है। तो कैटलाइज्ड तो अनकैटलाइज्ड के केस में एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है और कैटलाइज्ड रिएक्शन के केस में एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। ठीक है, क्योंकि ये जो कैटलाइज्ड के प्रेजेंस में होता क्या है, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट के बीच में एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि कंपैरेटिवली स्टेबल होता है, जो अनकैटलाइज्ड के केस में इंटरमीडिएट बना था उससे। यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है, यहाँ पे रिएक्टेंट और कैटलिस्ट के बीच में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, यहाँ पे ज़्यादा होती है। तो जहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ना तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट चेंज हुई ना एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट चेंज हुई, उसने क्या किया, बस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। एक्टिवेशन एनर्जी को कम कैसे किया है, रिएक्टेंट के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना के उसने एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। ठीक है, Number 5 is the presence of catalyst. Number 5 factor is exposure to radiation. अब किसी भी केमिकल रिएक्शन में रेडिएशन का फ़र्क भी पड़ता है। जैसे जैसे कोई रिएक्शन रेडिएशन की एब्सेंस में होती नहीं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो रिएक्शन है विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ HCl, इसको इनिशिएट करने के लिए हमें सनलाइट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रेडिएशन में क्या होते हैं, फोटोन्स होते हैं विच हैव एनर्जी इज इक्वल टू h nu, विच कैन break the bonds and which leads to the chemical reaction. Now number 6 factor is nature of solvent. नाउ नेचर ऑफ सॉल्वेंट अफेक्ट करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को। तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं विच अफेक्ट्स द केमिकल रिएक्शन। नंबर 1 इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन। नंबर 2 इज polarity of a solvent. And number 3 is effect of solvation. So we are going to discuss one by one. That is number 1 is dielectric constant of the solvent. ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी सॉल्वेंट की किसको डिफाइन करता है, पोलैरिटी को डिफाइन करता है ऑफ अ सॉल्वेंट, डिफाइंस द पोलैरिटी ऑफ अ सॉल्वेंट। सो कोई भी रिएक्शन है उसका रेट कांस्टेंट और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, a minus b by d. Now comparing this equation to a straight line equation, y is equal to mx plus c. हमें ग्राफ किस किस के बीच में बनाना है, ln k वर्सेस 1 बाय d के बीच में। नाउ ln k वर्सेस, यहाँ पे y क्या है, ln k, x क्या है यहाँ पे 1 बाय d। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव, b इंटरसेप्ट क्या हो गया, a। ठीक है, तो जहाँ पे स्लोप नेगेटिव होता है वहाँ पे ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ विद द नेगेटिव स्लोप।
हेयर स्लोप इज इक्वल टू -b। ठीक है, तो ln के 1/d के नेगेटिव मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, मतलब 1/d इंक्रीज करने पे ln के डिक्रीज हो रहा है। 1/d इंक्रीज हो रहा है मीन्स d क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स d के डिक्रीज करने पे ln के डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d, means rate of a reaction is directly proportional to dielectric constant of a solvent. Next is polarity of a solvent. पोलैरिटी का इफेक्ट 3 तरीके से पढ़ते हैं हम। नंबर 1, when products are more polar than reactants, ठीक है, and the solvent is polar, तो उस केस में क्या होगा, द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ज़्यादा पोलर होंगे और सॉल्वेंट भी पोलर है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, ट्राई इथाइल अमाइन रिएक्ट्स विद इथाइल आयोडाइड which leads to the formation of quaternary ammonium salt. Now this is more polar than reactant. So as we increase the solvent polarity here, the rate of reaction will increase. ठीक है, now when reactants are more polar than products, in that case the rate of reaction will decrease. क्योंकि अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट से ज़्यादा पोलर होंगे तो जो रिएक्टेंट होंगे वो खुद कैटलिस्ट के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन शुरू कर कैटलिस्ट नहीं सॉरी सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगे और वो प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे या कम बना पाएंगे, तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल द एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड and ethanol, which leads to the formation of acetic acid and ethyl acetate. Here these reactants are more polar than products, so if we will increase the solvent polarity, the rate of reaction will decrease. So this was the first case, ये फर्स्ट केस था, इसमें ये सेकंड केस था। नाउ द थर्ड केस इज व्हेन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वली पोलर। जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इक्वली पोलर होंगे सो देयर विल बी नो effect on rate of reaction. For example, in case of decomposition of nitrogen pentoxide to nitrogen, in N2O3 and O2, the reactant and products both have same polarity. So there will be no effect on
रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें ही नंबर 3 फैक्टर है इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन। इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन। अब सॉल्वेशन में क्या होता है कि देखो मैंने बोला था कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो बीच में एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, उसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं या फिर इंटरमीडिएट बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो रिएक्टेंट का सॉल्वेशन हो सकता है सॉल्वेंट के साथ, या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का हो सकता है। तो क्या क्या होगा व्हेन रिएक्टेंट का सॉल्वेशन होगा तब क्या होगा, जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का सॉल्वेशन होगा तो कब क्या होगा। तो एक चीज़ तो डेफिनेट है कि किसी का भी सॉल्वेशन हो उसकी एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। चाहे रिएक्टेंट का सॉल्वेशन होगा तो भी एनर्जी उसकी डिक्रीज़ करेगी, पोटेंशियल एनर्जी, और अगर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का सॉल्वेशन होगा तो भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ करेगी। कितनी डिक्रीज़ करेगी, दैट इज़ इक्वल टू द सॉल्वेशन एनर्जी। ठीक है, इतनी डिक्रीज़ करेगी। जितनी सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज़ होगी उतनी इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। जैसे कि हम यहाँ पे फर्स्ट केस लेके चलते हैं, व्हेन द रिएक्टेंट्स आर सॉल्वेटेड। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, सॉल्वेशन में जैसे कि मान लो रिएक्टेंट का सॉल्वेशन होगा तो रिएक्टेंट और सॉल्वेंट के बीच में नए बॉन्ड्स बन रहे हैं। ठीक है, तो नए बॉन्ड्स बन रहे हैं तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होगी। ठीक है, एनर्जी रिलीज़ होगी तो रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। सो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्टेंट हुए, ये प्रोडक्ट्स हुए, ये रिएक्टेंट की एनर्जी हुई, ये प्रोडक्ट की एनर्जी हुई, और ये थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर हुआ, ये एक्टिवेशन एनर्जी हुई। ई। ठीक है, अगर रिएक्टेंट का सॉल्वेशन हो गया तो रिएक्टेंट का सॉल्वेशन होने के बाद इसकी एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी, तो इसको हम इस तरह से दिखाएंगे। बाकी सारा ग्राफ सेम रहेगा इसके ऊपर ही, क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। अब इसकी एनर्जी क्या होगी, ई आर डैश। ठीक है, तो पहले तो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी, अब एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो गई। कितनी इंक्रीज़ हो गई, इतनी, ई ए डैश। तो पहले एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी, अब इतनी हो गई। ठीक है, तो इतनी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो जब रिएक्टेंट सॉल्वेट हो रहे हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, और जब एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। ठीक है, नाउ दिस वाज द फर्स्ट केस। सेकेंड केस इज when activated complex gets solvated। जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स सॉल्वेट होगा तब क्या होगा,
पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्टेंट्स हुए, ये प्रोडक्ट्स हुए, ये रिएक्टेंट की एनर्जी हुई, ये प्रोडक्ट की एनर्जी हुई, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर हुआ। अब जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स सॉल्वेट होंगे तो मान लो यहाँ हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स था, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाते हैं तो यहाँ एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब अगर इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का सॉल्वेशन हुआ तो इसकी एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी डिक्रीज नहीं करेगी, किसकी डिक्रीज करेगी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, तो पहले तो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी जिसको हम लिख रहे हैं ई से। अब एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी, इतनी होगी, दैट इज ई ए डैश। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ पे क्या हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हुई। और जब एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। नाउ when reactants and activated complex both gets solvated, जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और प्रोडक्ट्स दोनों का सॉल्वेशन हो गया, यहाँ रिएक्टेंट, यहाँ प्रोडक्ट, यहाँ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, अब इन दोनों का ही सॉल्वेशन हो गया। तो पहले तो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी, अब एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो नेट एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और जब एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये थे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं।